Hello everyone and welcome to my channel Dialectical Girl. And as requested by you all, आज की इस वीडियो में हम ADR के ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कंसिलिएशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 के बारे में, जो कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से डील करता है। मैंने ADR के और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिलिएशन के बेसिक इंट्रोडक्शन से कि कंसिलिएशन होता क्या है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जाना कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ADR से रिलेट करता है। ADR मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी अगर किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एक्सेट्रा। तो आर्बिट्रेशन के बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जाना था और उसी तरह कंसिलिएशन भी एक मीन्स है जिसके थ्रू हम दो पार्टीज़ के बीच का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको एक सेटलमेंट पर ला सकते हैं। लेकिन हमें आर्बिट्रेशन करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी? जब हमने आर्बिट्रेशन पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर दो पार्टीज़ अपने किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना चाहती हैं तो उसके लिए उनके पास एक प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसे हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। अगर वो एग्रीमेंट वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट करती हैं तभी वो जो अपना डिस्प्यूट है उसे आर्बिट्रेशन को सबमिट कर सकती हैं। लेकिन कंसिलिएशन में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी प्रायर एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है जिसके बाद ही हम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले से कोई एग्रीमेंट उसके लिए बना रखा हो कि अगर ये डिस्प्यूट अराइज होगा अभी या फ्यूचर में तो हम उसे कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कभी भी कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो उसे हम कंसिलिएशन को सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रायर एग्रीमेंट या प्रायर कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में एक बेसिक डिफरेंस और है। आर्बिट्रेशन में जहाँ पर हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेट करते हैं उससे क्या मतलब होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो दोनों पार्टी बाउंड है इस चीज़ से कि उन्हें वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सबमिट करना होगा, यानी कि उन्हें वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा। लेकिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्विटेशन सेंड करती है कि वो इस डिस्प्यूट को कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकें। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, डिनाई भी कर सकती है, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टी बाउंड नहीं है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए। लेकिन आर्बिट्रेशन के केस में हम एक प्रायर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाते हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज बाउंड हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो उसे आर्बिट्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। इंडिया में ADR को गवर्न करने के लिए जो पहला एक्ट था वो था द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, जिसमें कंसिलिएशन से रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं दिए गए थे। इसीलिए ये नीड अराइज हुई कि हम एक नया एक्ट इनैक्ट करें और उसके बाद फोर्स में आया द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जिसका पार्ट 3 कंसिलिएशन को एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है, जिसका सेक्शन 61 to 81 कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेट करता है। हालांकि द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में कंसिलिएशन की कोई प्रॉपर डेफिनीशन नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम लिटरल मीनिंग में देखें तो कंसिलिएशन का मतलब होता है फ्रेंडली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि कोई दो पार्टी हैं जिनके लीगल रिलेशनशिप में वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो उस डिस्प्यूट को एक फ्रेंडली मैनर में सॉल्व करेंगे और किसी सेटलमेंट पर आएंगे। इसको हम कंसिलिएशन कहते हैं। और ये चीज़ हमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 के सेक्शन 61 में बताई गई है। जैसा कि हमने आर्बिट्रेशन में डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स करने के लिए हमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के जो आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करना होगा और ये चीज़ कंपलसरी है। लेकिन कंसिलिएशन में हमें थोड़ी सी छूट दी गई है। यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अपना खुद का एक प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकती हैं जिसके थ्रू वो निगोशिएट करके एक एमिकेबल सेटलमेंट पर आ सकती हैं। लेकिन अगर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना खुद का कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया है या उनके बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है प्रोसीजर्स को लेकर, तो फिर वो द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 जो कि सेक्शन 61 to 81 कंसिलिएशन के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करेंगी अपने सेटलमेंट
पर आने के लिए, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अब हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 के सेक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेक्शन 61 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब हम सेक्शन 62 के बारे में बात करते हैं, जो कि कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स से डील करता है, यानी कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट होती हैं। ये हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी जाना था कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्विटेशन सेंड करती है। इसको अब हम थोड़ा और ब्रॉड सेंस में जानते हैं। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने के लिए एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में इन्विटेशन सेंड करती है, जिसमें वो जो डिस्प्यूट है उसके बारे में भी मेंशन करती है। अगर दूसरी पार्टी उसके उस इन्विटेशन को रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेती है, तभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में इन्विटेशन सेंड करेगी, जिसमें वो डिस्प्यूट के बारे में भी मेंशन करेगी, और दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेगी। तब जाकर जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट होंगी, तब जाकर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। लेकिन अगर जो दूसरी पार्टी है वो पहली पार्टी का जो इन्विटेशन है उसको रिजेक्ट कर देती है, तो फिर कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होंगी। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट होंगी? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्विटेशन सेंड करे और दूसरी पार्टी उसे रिटर्न में एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर दूसरी पार्टी उस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देती है तो कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। मान लीजिए किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए एक रिटर्न इन्विटेशन सेंड किया, लेकिन जिस डेट पर उसने इन्विटेशन सेंड किया उसके बाद 30 डेज़ तक, या फिर जो भी नंबर ऑफ़ डेज़ उसने अपने इन्विटेशन में मेंशन किए थे, उन डेज़ तक उसे रिप्लाई नहीं आया दूसरी पार्टी का कि जो दूसरी पार्टी है उसने उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, तो वो उस इन्विटेशन को रिजेक्टेड मान लेगा। यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसने नंबर ऑफ़ डेज़ के अंदर अगर अपना रिप्लाई नहीं दिया तो जो वो इन्विटेशन है उसे रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। और उसके बाद अगर जो फर्स्ट पार्टी है वो उसे रिजेक्टेड मान लेती है तो वो सेकेंड पार्टी को रिटर्न में इन्फॉर्म करेगी कि उसने जो इन्विटेशन सेंड किया था उसे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला, इसलिए वो उस इन्विटेशन को रिजेक्टेड मान रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के पार्ट 3 का सेक्शन 62, जो कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट होती हैं इससे रिगार्डिंग डील करता है। इसमें हमने क्या जाना कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट होंगी? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में इन्विटेशन सेंड करेगी और उसमें अपना डिस्प्यूट मेंशन करेगी। जो दूसरी पार्टी है अगर वो इस इन्विटेशन को रिटर्न में एक्सेप्ट कर लेती है तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। अगर वो इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देती है तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं होंगी। अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर रिप्लाई नहीं सेंड करती है तो उसे हम रिजेक्टेड मान लेंगे। अब हम पार्ट 3 के सेक्शन 63 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि नंबर ऑफ़ कंसिलिएटर्स के बारे में बात करता है। जैसा कि हमने आर्बिट्रेशन की वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए हम एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, जो कि दोनों पार्टीज़ के बीच जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करके एक आर्बिट्रल अवार्ड पास करता है। लेकिन कंसिलिएटर का रोल इससे थोड़ा डिफरेंट है। कंसिलिएटर क्या करता है? कंसिलिएटर जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में सेटलमेंट कराता है, यानी कि वो दोनों पार्टीज़ को हेल्प करता है किसी भी एमिकेबल सेटलमेंट पर आने के लिए। वो दोनों पार्टीज़ को असिस्ट करता है कि वो एक फ्रेंडली मैनर में एक सेटलमेंट पर आ सकें। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में एक कंसिलिएटर होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टी चाहती हैं कि एक से ज़्यादा हो यानी 2 या 3 हो तो वो 2 या 3 कंसिलिएटर भी रख सकती हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा कंसिलिएटर होगा वहाँ पर ये जनरल रूल है कि उन सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, यानी उन्हें जॉइंटली एक्ट करना होगा। तो सेक्शन 63 हमें बस इतनी सी ही बात बताता है। सेक्शन 63 हमें बताता है नंबर ऑफ़ कंसिलिएटर्स के बारे में कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए एक कंसिलिएटर होना चाहिए, लेकिन अगर पार्टीज़ चाहती हैं तो वो 2 या 3 कंसिलिएटर भी रख सकती हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा कंसिलिएटर होगा उन सबको आपस में जॉइंटली एक्ट करना होगा। और कंसिलिएटर कौन होता है? जैसे कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में आर्बिट्रेटर होता है, जो कि उन प्रोसीडिंग्स को जज करता है और एंड में अपना आर्बिट्रल अवार्ड पास करता है। उसी तरह कंसिलिएटर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में जो पार्टीज़ हैं उनको हेल्प करता है किसी भी एमिकेबल सेटलमेंट पर आने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 64 के बारे में, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलिएटर्स के बारे में बात करता है, यानी कि कंसिलिएटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। जहाँ पर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में एक कंसिलिएटर होगा वहाँ दोनों पार्टीज़ मिलकर किसी एक कंसिलिएटर को अपॉइंट कर सकती हैं, जो कि सोल कंसिलिएटर होगा। जहाँ पर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में 2 कंसिलिएटर होंगे वहाँ पर दोनों पार्टीज़ अपना अपना एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकती हैं। जहाँ पर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में 3 कंसिलिएटर्स होंगे
वहाँ पर दोनों पार्टीज़ अपना एक एक कंसिलिएटर अपॉइंट करने के बाद मिलकर एक तीसरा कंसिलिएटर अपॉइंट करेंगी, हु शैल एक्ट एज द प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर। तो सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जहाँ पर एक कंसिलिएटर होगा वहाँ पर दोनों पार्टीज मिलकर एक सोल कंसिलिएटर अपॉइंट करेंगी, जहाँ पर 2 कंसिलिएटर होंगे वहाँ दोनों पार्टी अपना अपना एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर देंगी, और जहाँ पर 3 कंसिलिएटर्स होंगे वहाँ दोनों पार्टी अपना एक एक कंसिलिएटर अपॉइंट करने के बाद किसी तीसरे प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर के नेम पर अग्री कर सकती हैं, यानी मिलकर एक तीसरा प्रिसाइडिंग कंसिलिएटर अपॉइंट कर सकती हैं। सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 कहता है कि पार्टीज कंसिलिएटर के अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी सूटेबल इंस्टीट्यूशन या पर्सन की हेल्प ले सकती हैं। ये वो 2 तरीके से कर सकती हैं। पहला, वो किसी भी सूटेबल इंस्टीट्यूशन या पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि वो किसी भी सूटेबल इंडिविजुअल का नेम रिकमेंड कर दे टू एक्ट एज कंसिलिएटर। दूसरा, वो डायरेक्ट उस सूटेबल इंस्टीट्यूशन या पर्सन को ये अथॉरिटी दे दें कि वो एक या एक से ज़्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट कर दें कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं कि फर्स्ट केस में पार्टीज़ के पास ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि जो भी नेम वो इंस्टीट्यूशन या पर्सन रिकमेंड करेगा वो उसे एक्सेप्ट कर सकती हैं या डिनाई कर सकती हैं। लेकिन दूसरे केस में जो उनके पास पावर या अथॉरिटी है वो खुद उसे डेलीगेट कर रही हैं उस इंस्टीट्यूशन या पर्सन को, यानी कि अब उस इंस्टीट्यूशन या पर्सन के पास पावर है कि वो खुद ही एक कंसिलिएटर अपॉइंट कर दे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए। इसके साथ एक प्रोविजो भी है जो कि कहता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन कंसिलिएटर का नेम रिकमेंड कर रहा है या डायरेक्टली कोई कंसिलिएटर अपॉइंट कर रहा है, उसे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी कंसिलिएटर वो अपॉइंट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। उसका पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली एक्ट कर पाएगा। और मान लीजिए कि पार्टीज़ जिस भी नेशनैलिटी की हैं, तो जो कंसिलिएटर है वो किसी और नेशनैलिटी का होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी की नेशनैलिटी से मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी पार्टी की नेशनैलिटी से मैच करेगा तो इससे जो कंसिलिएटर है उसका थोड़ा सा पार्शियल बिहेवियर हो सकता है। और हमें कैसा कंसिलिएटर अपॉइंट करना है जो कि इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के सेक्शन 65 के बारे में, जो कि सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स टू कंसिलिएटर से डील करता है, यानी कि कंसिलिएटर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा पार्टीज से स्टेटमेंट लेने में। वो 3 स्टेप्स को फॉलो करेगा। सबसे पहला, टू हैव ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट। दूसरा, टू हैव अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट। तीसरा, टू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम इन तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, टू हैव ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट। जैसे ही कंसिलिएटर अपॉइंट होगा वो दोनों पार्टीज से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसे एक ब्रीफ रिटन स्टेटमेंट सबमिट करें, जिसमें वो जो डिस्प्यूट है उसके बारे में मेंशन करें और अपने पॉइंट्स एट इशू मेंशन करें। और जो दोनों पार्टीज़ होंगी वो उस रिटन स्टेटमेंट की कॉपी दूसरी पार्टी को सेंड करेंगी। यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो अपना रिटन स्टेटमेंट राइट डाउन करके और उसमें अपना डिस्प्यूट मेंशन करके और पॉइंट्स एट इशू मेंशन करके कंसिलिएटर को सेंड करेंगी और एक दूसरे को भी वो एक कॉपी सेंड करेंगी उस रिटन स्टेटमेंट की। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, टू हैव अ फर्दर रिटन स्टेटमेंट। जो कंसिलिएटर है वो पार्टी से एक फर्दर रिटन स्टेटमेंट भी डिमांड कर सकता है, जिसमें वो पार्टीज से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो जो अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो उसमें मेंशन करें, जिससे कि जो उनके पॉइंट्स एट इशू हैं जो उसे सपोर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है या कोई एविडेंस है उनके डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी डिमांड कर सकता है पार्टीज से। और पार्टीज़ जो ये फर्दर रिटन स्टेटमेंट होगा इसकी भी कॉपी एक दूसरे को सेंड करेंगी। जो थर्ड स्टेप है वो है टू हैव एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के किसी भी स्टेज पर कंसिलिएटर पार्टीज से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर पार्टीज़ के पास है तो वो उसे कंसिलिएटर को रिटन फॉर्म में सबमिट करें। अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि सबसे पहले जो कंसिलिएटर है जैसे ही वो अपॉइंट होगा वो दोनों पार्टीज से रिक्वेस्ट करेगा कि दोनों पार्टीज़ उसे एक रिटन स्टेटमेंट प्रोवाइड करें, यानी उसे एक रिटन स्टेटमेंट सबमिट करें जिसमें वो अपना जो भी डिस्प्यूट है और पॉइंट्स एट इशू है वो मेंशन करें, और जो दोनों पार्टीज़ हैं वो उसकी कॉपी एक दूसरे को सेंड करेंगी और कंसिलिएटर को सेंड करेंगी। दूसरे में टू हैव फर्दर रिटन स्टेटमेंट, यानी कि जो भी पहला रिटन स्टेटमेंट था उससे रिगार्डिंग अगर कोई सपोर्टिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो उसकी डिमांड भी कर सकता है पार्टीज़ से, और पार्टीज़ वो चीज़ें एक दूसरे को भी सेंड करेंगी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पार्टीज़ के पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है जो उन्होंने कंसिलिएटर को पहले नहीं प्रोवाइड की और कंसिलिएटर चाहता है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के किसी भी टाइम पर उसे ये नीड है कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे सबमिट की जाए, तो वो पार्टीज़ को रिक्वेस्ट कर सकता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के लिए। पार्ट 3 का सेक्शन 66 कहता है कि कंसिलिएटर नॉट बाउंड बाय सर्टेन इनैक्टमेंट्स, यानी जो कंसिलिएटर है वो सर्टेन इनैक्टमेंट से बाउंड नहीं है। वो कौन से इनैक्टमेंट्स हैं जिनसे कंसिलिएटर बाउंड नहीं है?
वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जो भी इन इनैक्टमेंट्स के प्रोसीजर्स हैं उनसे जो कंसिलिएटर है वो बाउंड नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 67, जो कि डील करता है रोल ऑफ कंसिलिएटर से, यानी कंसिलिएटर का क्या रोल है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में। इसके अंदर 4 सब सेक्शंस दिए गए हैं जिनको हमने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। तो जो सबसे पहला रोल है कंसिलिएटर का वो है टू असिस्ट पार्टीज़ इन रीचिंग सेटलमेंट। जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज़ को असिस्ट करेगा, यानी कि हेल्प करेगा सेटलमेंट पर आने के लिए। तो कंसिलिएटर का ये रोल है कि वो पार्टीज़ को एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में हेल्प करे जिससे कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट पर आ सकें, वो अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकें एक फ्रेंडली मैनर में और उस डिस्प्यूट के ऊपर वो एक सेटलमेंट पर आ सकें। जो दूसरा रोल है कंसिलिएटर का वो है टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, यानी कि उसको इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस को फॉलो करते हुए उसको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि जो पार्टीज़ हैं उनके क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं, वो पार्टीज़ किस ट्रेड से कंसर्न्ड हैं और क्या क्या सर्कमस्टेंसेज हैं जो उस डिस्प्यूट को फॉलो कर रही हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वो किसी एक सेटलमेंट पर आएगा और वो उस सेटलमेंट को पार्टीज़ को प्रपोज करेगा, यानी वो सेटलमेंट पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेगा और पार्टीज़ उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए एक एमिकेबल सेटलमेंट पर आ सकेंगी। तीसरा रोल है कंसिलिएटर का टू कंडक्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, यानी जो कंसिलिएटर है उसे एप्रोप्रिएट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी होंगी। जो कंसिलिएटर है वो अपने अकॉर्डिंग कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसे क्या ध्यान में रखना होगा कि जो केस है उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, पार्टीज़ की क्या विशेज़ हैं, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो एप्रोप्रिएट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकता है। अगर कोई पार्टी चाहती है कि जो कंसिलिएटर है वो ओरल स्टेटमेंट्स को हेयर करे और उनको रिकॉर्ड करे तो पार्टीज़ की इस रिक्वेस्ट को भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। फोर्थ रोल है कंसिलिएटर का टू प्रपोज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी जो भी डिस्प्यूट है अगर उसके ऊपर कंसिलिएटर किसी सेटलमेंट पर आता है, यानी कि उसे लगता है कि हाँ इस डिस्प्यूट के ऊपर ये सेटलमेंट हो सकता है, तो वो उसे पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेगा। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में किसी भी टाइम पर अगर कंसिलिएटर को ऐसा लगता है कि जो भी डिस्प्यूट है उसके ऊपर एक एमिकेबल सेटलमेंट पर आया जा सकता है, तो वो उस चीज़ को पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेगा। पार्ट 3 का सेक्शन 68 बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में। जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं उनके प्रॉपर कंडक्ट के लिए जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज़ की कंसेंट से किसी भी सूटेबल इंस्टीट्यूशन या पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड कर दें। पार्ट 3 का सेक्शन 69 डील करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज़, यानी कि जो पार्टीज़ और कंसिलिएटर हैं उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। जो भी कंसिलिएटर होगा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का वो या तो पार्टीज़ से डायरेक्टली मीट कर सकता है या फिर उनसे ओरली या रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकता है। वो चाहे तो पार्टीज़ से एक साथ भी मिल सकता है या जो दो भी पार्टीज़ हैं उनसे अलग अलग सेपरेटली भी मिल सकता है। अगर पार्टीज़ ने कोई प्लेस डिसाइड करी है कि यहीं पर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स होंगी वो होंगी, तो कंसिलिएटर पार्टीज़ से उसी प्लेस पर मिलेगा। लेकिन अगर पार्टीज़ ने कोई भी प्लेस डिसाइड नहीं करी है तो जो कंसिलिएटर है वो खुद से एक प्लेस डिसाइड कर सकता है जहाँ पर वो पार्टीज़ से मिलेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो सेक्शन 69 किस बारे में बात करता है? बेसिकली सेक्शन 69 बात करता है कि जो कंसिलिएटर और पार्टीज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो जो कंसिलिएटर है वो पार्टीज़ को इनवाइट कर सकता है डायरेक्टली मिलने के लिए, या फिर वो उनसे ओरली या रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर सकता है। वो दोनों पार्टी से एक साथ भी मिल सकता है या सेपरेटली भी मिल सकता है पार्टीज़ से। और अगर पार्टीज़ ने कोई प्लेस डिसाइड करी है तो जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की मीटिंग होंगी वो उसी प्लेस पर होंगी। लेकिन अगर पार्टीज़ ने कोई प्लेस डिसाइड नहीं करी है तो कंसिलिएटर खुद से एक प्लेस डिसाइड कर सकता है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 के सेक्शन 70 के बारे में, जो कि डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन से रिलेट करता है। कोई पार्टी अगर कंसिलिएटर को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या सबमिट कर रही है तो कंसिलिएटर दूसरी पार्टी को भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करेगा, ताकि दूसरी पार्टी जो है वो उस इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग अपना एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर कर सके। अगर वो दूसरी पार्टी को उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस के बारे में नहीं बताएगा तो दूसरी पार्टी उसके रिगार्डिंग अपना पॉइंट कैसे प्रिपेयर कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी पार्टी
कंसिलिएटर को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट करती है तो उसके रिगार्डिंग, उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी सब्सटेंस होगा वो कंसिलिएटर दूसरी पार्टी को भी इन्फॉर्म करेगा, ताकि जो दूसरी पार्टी है वो उसके रिगार्डिंग अपना एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर कर सके। लेकिन इसके साथ एक प्रोविजन भी ऐड है, अगर जो पार्टी इन्फॉर्मेशन कंसिलिएटर को सबमिट कर रही है वो चाहती है कि कंसिलिएटर इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, तब जो कंसिलिएटर है वो दूसरी पार्टी को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्क्लोज नहीं करेगा, यानी उसको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई पार्टी कंसिलिएटर को कोई इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रही है तो कंसिलिएटर दूसरी पार्टी को भी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करेगा। लेकिन अगर पार्टी चाहती है कि कंसिलिएटर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करे, उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, तब कंसिलिएटर दूसरी पार्टी को उस इन्फॉर्मेशन के सब्सटेंस के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन का सब्सटेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 71 के बारे में, जो कि कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़ विद कंसिलिएटर से डील करता है। यानी जो पार्टीज़ हैं उन्हें कंसिलिएटर्स के साथ अपना प्रॉपर कोऑपरेशन करना चाहिए, यानी कंसिलिएटर को अपना प्रॉपर कोऑपरेशन देना चाहिए। जो भी पार्टीज़ हैं उन्हें गुड फेथ में कंसिलिएटर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उन्हें कंसिलिएटर की सारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी वो चीज़ें डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है जैसे कि रिटन मटेरियल्स या एविडेंस, वो उन्हें कंसिलिएटर को प्रोवाइड करनी चाहिए। और उन्हें अगर कंसिलिएटर किसी मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा है तो उन्हें वो मीटिंग्स भी अटेंड करनी चाहिए, जिससे कि जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो स्मूथली वर्क कर सकें और जल्दी से जल्दी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का एंड हो सके और किसी एमिकेबल सेटलमेंट पर पार्टीज आ सकें। सेक्शन 72 डील करता है सजेशन बाय पार्टीज़ फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो भी अपने सजेशंस दे सकती हैं किसी भी सेटलमेंट पर आने के लिए। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में किसी भी टाइम पर अगर किसी पार्टी को लगता है कि किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर वो सेटलमेंट पर आ सकती हैं, तो वो जो अपने सजेशंस हैं वो कंसिलिएटर को सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो कंसिलिएटर है वो पार्टी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपने सजेशंस कंसिलिएटर को सबमिट करें जिस पर उन्हें लगता है कि हाँ वो इन पॉइंट्स पर सेटलमेंट पर आ सकते हैं। तो या तो पार्टीज़ खुद के इनिशिएटिव पे यानी ओन इनिशिएटिव पे अपने सजेशंस दे सकते हैं, या फिर अगर कंसिलिएटर उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो अपने सजेशंस दे सकते हैं किसी भी सेटलमेंट पर आने के लिए। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 73, जो कि डील करता है सेटलमेंट एग्रीमेंट से। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सेटलमेंट से रिलेटेड बातें लिखी गई हों, यानी सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हों। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में किसी भी टाइम पर अगर कंसिलिएटर को लगता है कि ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके बेसिस पर सेटलमेंट हो सकता है पार्टीज़ के बीच में, तो वो उन एलिमेंट्स को फॉर्मुलेट करके पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेगा और उस पर पार्टीज़ की ऑब्जर्वेशन लेगा। जो भी पार्टीज़ की ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको ध्यान में रखते हुए वो फिर से वो एग्रीमेंट रीफॉर्मुलेट कर सकता है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पार्टीज़ को लगता है कि वो किसी एग्रीमेंट पर आ गई हैं, यानी वो अपने जो डिस्प्यूट है उस पर किसी सेटलमेंट पर आ गई हैं, तो वो एक रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉप कर सकती हैं और उसको साइन कर सकती हैं। और अगर पार्टीज़ चाहती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं कंसिलिएटर को, तो कंसिलिएटर उनके लिए एक रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार कर सकता है, या फिर वो उनकी हेल्प कर सकता है एक रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करने में। तो ये 2 केसेस हमने पढ़े। पहले केस में जो कंसिलिएटर है वो सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर कर रहा है और पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट कर रहा है, और अगर पार्टीज़ उस पर अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस देती हैं तो वो उसको रीफॉर्मुलेट करेगा। और दूसरे केस में हमने ये पढ़ा कि जो पार्टीज़ हैं वो खुद से किसी एग्रीमेंट पर आ जाती हैं, तो वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करेंगी राइटिंग में और उसको साइन करेंगी। वो चाहे तो इसमें कंसिलिएटर की हेल्प भी ले सकती हैं। अब हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं, जो कि कहता है कि जो पार्टीज़ हैं अगर वो सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर देती हैं तो फिर वो फाइनल हो जाएगा और दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग हो जाएगा। जैसा कि हमने आर्बिट्रेशन के केस में डिस्कस किया था कि जब भी आर्बिट्रल अवार्ड पास हो जाता है तो वो दोनों पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है। इसी तरह कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में जब भी दोनों पार्टीज़ एक रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर देती हैं, यानी दोनों अपनी जो है एक्सेप्टेंस दे देती हैं उस रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए, उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, साइन कर देती हैं, तो फिर वो फाइनल हो जाएगा और वो जितनी भी पार्टीज़ उस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं या जितने भी लोग उस डिस्प्यूट के अंदर क्लेम कर रहे हैं उन पर फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 4 कहता है कि जो कंसिलिएटर है वो उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करेगा और उसकी एक एक कॉपी जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको प्रोवाइड करेगा। सेक्शन 73 को एक बार हम और आसान शब्दों में समझते हैं तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कंसिलिएटर को किसी भी टाइम पर ऐसा लगता है कि ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके बेसिस पर जो पार्टीज़ हैं वो किसी सेटलमेंट पर आ सकती हैं,
तो वो उनको फॉर्मुलेट करके पार्टीज़ के सामने प्रेजेंट करेगा और उस पर पार्टीज़ के ऑब्जर्वेशन लेगा। और अगर पार्टीज़ के ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं उसके बाद वो उन एलिमेंट्स को रीफॉर्मुलेट करके एक सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लेगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि मान लीजिए पार्टीज़ खुद से किसी एग्रीमेंट पर आ जाती हैं, यानी खुद से अपने डिस्प्यूट के सेटलमेंट पर आ जाती हैं, तो वो एक रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट तैयार करेंगी और उस पर साइन कर देंगी। वो चाहे तो इसमें कंसिलिएटर की हेल्प भी ले सकती हैं। इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर एक बार पार्टीज़ ने उस रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर दिया तब वो फाइनल हो जाएगा और वो सारी पार्टीज़ पर बाइंडिंग होगा, यानी जितनी भी पार्टीज़ उस डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं वो उन सभी पर बाइंड करेगा और वो सब उस सेटलमेंट से बाध्य होंगी। इसका सबसेक्शन 4 कहता है कि जो भी रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसको कंसिलिएटर ऑथेंटिकेट करेगा और उसकी एक एक कॉपी सभी पार्टीज़ को प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 74 के बारे में, जो कि डील करता है स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट का क्या स्टेटस है और इसका क्या इफेक्ट है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है सेम उसी का स्टेटस और इफेक्ट कंसिलिएशन में सेटलमेंट एग्रीमेंट का है। जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड जो पार्टीज़ होती हैं उन पर बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है, उसी तरह सेटलमेंट एग्रीमेंट अगर पार्टीज़ ने साइन कर दिया है तो वो पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है। सेक्शन 75 बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। सेक्शन 75 के अंदर हमें बताया गया है कि जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड प्रोसीजर्स होंगे या जो भी रिटन स्टेटमेंट्स या जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें जो भी कंसिलिएटर है और पार्टीज़ हैं उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखनी होंगी। वो इन चीज़ों को कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। अगर जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसके इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट के लिए उसका डिस्क्लोज़र ज़रूरी है तो फिर हम उसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड जितना भी मैटर है, यानी जो भी रिटन स्टेटमेंट्स, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, सेटलमेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ये हमें कौन बताता है? ये हमें पार्ट 3 का सेक्शन 75 बताता है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 76, जो कि डील करता है टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स से, यानी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब एंड होंगी, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब टर्मिनेट होंगी। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट है, यानी पार्टीज़ किसी सेटलमेंट पर आई और उन्होंने उसका सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्रॉ अप किया, जिस दिन पार्टीज़ उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर देंगी उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉइंट 2 कहता है कि मान लीजिए जो कंसिलेटर है उसे किसी भी टाइम पर ऐसा लगता है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना अब जस्टिफाइड नहीं है, तो वो पार्टीज़ से कंसल्ट करने के बाद एक रिटन डिक्लेरेशन दे सकता है और उसके बाद जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉइंट 3 कहता है कि मान लीजिए जो पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी पार्टीज़ रिलेटेड है उस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग से, अगर वो कंसिलिएटर को एड्रेस करते हुए एक रिटन डिक्लेरेशन देती हैं तो जिस दिन वो डिक्लेयर कर रही हैं उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉइंट 4 कहता है कि मान लीजिए कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी और कंसिलिएटर को एड्रेस करते हुए अपना रिटन डिक्लेरेशन देती है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देना चाहिए, तो जिस दिन वो ये डिक्लेयर करती है उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। तो सेक्शन 76 किस बारे में बात करता है? टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कब एंड होंगी, इसको थोड़ा आसान शब्दों में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन कर देंगी उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड हो जाएंगी। भाई जब सेटलमेंट पर ही आ गए तो उसके बाद फिर प्रोसीडिंग्स को आगे कंटिन्यू करने का क्या फ़ायदा है? जब सेटलमेंट पर आ गए, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड हो गई, टर्मिनेट हो गई। दूसरा पॉइंट है कि जब कंसिलिएटर को ऐसा लगता है कि जो प्रोसीडिंग्स है उनको आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो बेवजह आगे क्यों बढ़ाना, तो वो उसके लिए एक रिटन डिक्लेरेशन देगा और फिर उसके बाद कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी पार्टीज़ हैं, मान लीजिए जो भी डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड जितनी भी पार्टीज़ हैं, अगर वो कंसिलिएटर को एड्रेस करते हुए एक रिटन डिक्लेरेशन देती हैं कि हम भाई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो ये डिक्लेयर करेंगी उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट कहता है कि मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वो दूसरी पार्टी को और कंसिलिएशन को एड्रेस करते हुए कोई रिटन डिक्लेरेशन देती है कि हम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो पार्टी ऐसा डिक्लेयर करेगी उस दिन से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंसिलिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का कमेंसमेंट कैसे होता है और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं और एंड में कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का टर्मिनेशन कैसे होता है।
इसके आगे भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें आप खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।